जिंदगी में हमेशा सब कुछ अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। जीवन दरअसल एक रास्ता है जिसकी पगडंडियां कई बार ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, लेकिन जीवन का असली आनंद भी तभी आता है जब हम इन रास्तों पर आने वाली परेशानियों और दुश्वारियों से जूझकर विजयी होकर निकलते हैं, क्योंकि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। बिल्कुल सही कहा अमृता आपने। और आपने जीवन की मुश्किलें हमें हमेशा मजबूत और संघर्षशील बनाने के लिए आती हैं। बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के पाई गई सफलता का कोई अर्थ ही नहीं होता। जैसे रात के बाद उजाला होता है, धूप के बाद बारिश होती है, वैसे ही जिंदगी में भी मुश्किलों के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। इसी नई सुबह की आस के साथ करें अपने दिन का आगाज। हेलो इंडिया, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। और अमृता, सबसे पहले जान लेते हैं हेलो इंडिया हाइलाइट्स। नजर डालते हैं हेलो इंडिया में आज क्या है खास। हेलो इंडिया में नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, बताएंगे आपको राष्ट्रीय, राज्यवार और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। नजर डालेंगे आज की खास गतिविधियों पर, बताएंगे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम, साथ ही नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाले खास एक्सपो की जानकारी भी आज हेलो इंडिया में देंगे। इसके साथ ही आपको राष्ट्र के नायक से कराएंगे रूबरू। आज आपको बताएंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। और इसके अलावा होगा बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे मेरे और पराक्रम के साथ। चलिए पराक्रम, आगाज करते हैं खबरों के साथ। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को कहा है कि उसे अग्निपथ भर्ती योजना के तहत 7.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए। एयरफोर्स के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। वायुसेना ने ट्वीट किया कि अग्निपथ भर्ती योजना के लिए IAF द्वारा आयोजित ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो गई। इसमें कहा गया है कि पहले 6,31,528 आवेदनों की तुलना में इस बार 7,49,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए, जो किसी भी भर्ती प्रक्रिया में सबसे ज्यादा है। अग्निपथ योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया 24 जून से शुरू हुई और मंगलवार को समाप्त हो गई। 14 जून को योजना की घोषणा के बाद लगभग एक सप्ताह तक इसके खिलाफ कई राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। विभिन्न विपक्षी दलों ने इसे वापस लेने तक की मांग की थी। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज असम में एनडीए सांसदों, विधायकों से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना समर्थन भी मांगेंगी। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 18 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए समर्थन मांगने के लिए मंगलवार देर रात असम पहुंची। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा और बिहार का दौरा कर राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन मांगा। मेक इन इंडिया से खिलौना क्षेत्र के लिए सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। खिलौने की आयात में पिछले 3 वर्षों की तुलना में 70% की कमी और निर्यात में 61% की वृद्धि हुई है। DPIIT के अतिरिक्त सचिव अनिल अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद खिलौना क्षेत्र में सरकार के हस्तक्षेप से उद्योग को काफी मदद मिली है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा विषय पर राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 मंगलवार को जारी किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन को लेकर राज्यों के रैंकिंग में ओडिशा शीर्ष पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का स्थान है। गुजरात चौथे स्थान पर है। इसके बाद दादरा और नागर हवेली और दमन दीव, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और झारखंड का स्थान है। विशेष श्रेणी के राज्यों में त्रिपुरा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉजिस्टिक की दिक्कतों के बावजूद इन क्षेत्रों में सामान्य श्रेणी के राज्यों के साथ अच्छी प्रतिस्पर्धा देखी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने चीन के स्मार्टफोन विनिर्माता वीवो और संबंधित फर्मों के खिलाफ धनशोधन जांच में देश भर में 44 स्थानों पर तलाशी ली। ये तलाशी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में
वीवो और उसके संबंधित कंपनियों से जुड़े स्थानों पर ली गई। धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत ये छापेमारी की गई। आरोप है कि ये कंपनियां यहां काम करते हुए धन शोधन और कर चोरी जैसे गंभीर वित्तीय अपराधों में लिप्त हैं। इस बीच वीवो ने बयान जारी करके कहा है कि सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। ट्विटर ने भारत सरकार के कुछ आदेशों को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। कंपनी ने कंटेंट को लेकर सरकार के कुछ आदेशों को वापस लेने की मांग उठाई है। न्यायिक समीक्षा का माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का यह प्रयास भारत सरकार के साथ बढ़ते तनाव का हिस्सा है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि चाहे कोई भी कंपनी हो, किसी भी सेक्टर की हो, उन्हें भारत के कानून मानने ही होंगे। यह हर एक की जिम्मेदारी है कि वह संसद द्वारा पारित कानूनों का पालन करे। दिल्ली से दुबई जाने वाली स्पाइस जेट की SG-11 फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के बाद पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग की गई। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। मंगलवार को दिल्ली से दुबई जाने वाले स्पाइस जेट B737 विमान SG-11 को एक इंडिकेटर लाइट की खराबी के कारण कराची की ओर मोड़ दिया गया। विमान कराची में सुरक्षित उतर गया है और यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है। स्पाइस जेट के मुताबिक विमान के साथ किसी भी खराबी की पहले कोई रिपोर्ट नहीं थी। इससे पहले भी स्पाइस जेट के विमान को लेकर कई घटनाएं सामने आई हैं। हाल ही में दिल्ली से जबलपुर जा रही स्पाइस जेट के विमान को खराबी के चलते फिर से दिल्ली लौटना पड़ा। दरअसल जब विमान 5000 मीटर फीट की ऊंचाई पर था, तभी केबिन में अचानक से धुआं फैलने लगा और इसके चलते दिल्ली में विमान की लैंडिंग करानी पड़ी। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं राज्यों से जुड़ी खबरों पर। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी देने वाले सलमान चिश्ती को अजमेर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चिश्ती अजमेर शरीफ की दरगाह का खिदमतगार है। आरोपी सलमान ने नुपुर शर्मा की हत्या करने वाले को अपना घर देने की बात की है। राजस्थान के कई जिलों में वज्रपात से 9 लोगों की जान चली गई और 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस घटना पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आकाशीय बिजली गिरने से राजस्थान के बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों में कई लोगों की मृत्यु बेहद दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। असीम पीड़ा की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों को मेरी संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम तेजस्वी यादव को फोन किया और राजद प्रमुख लालू प्रसाद के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। पीएम ने लालू प्रसाद के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। लालू यादव 2 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं। राष्ट्रीय महासचिव अजय जामवाल और त्रिपुरा प्रभारी विनोद सोनकर सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता आज से गोमती जिले के उदयपुर में होने वाली 2 दिवसीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। हाल ही में संपन्न हुए उपचुनावों और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये बैठक महत्वपूर्ण है। इस मौके पर मुख्यमंत्री माणिक साहा और पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस ने फिल्मकार लीना मणि के मलाई के खिलाफ उनके वृत्तचित्र काली के विवादास्पद पोस्टर के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग ने कनाडाई अधिकारियों से लघु फिल्म काली से जुड़ी सभी आपत्तिजनक सामग्री हटाने की मांग की है। टोरंटो में रहने वाली फिल्मकार लीना मणि मेकलई ने ट्विटर पर अपनी लघु फिल्म काली का पोस्टर साझा किया, जिसमें काली देवी को आपत्तिजनक रूप में प्रदर्शित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 7 तारीख को वाराणसी में 1800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। पंजाब में मंत्रिमंडल में शामिल 5 नए मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए गए हैं। चेतन सिंह ज्वारा माजरा को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है, जबकि अमन अरोड़ा आवास और शहरी विकास संभालेंगे। अनमोल गगन मान को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय आवंटित किया गया है।
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने विधानसभा में स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की मांग करते हुए कहा कि विधायकों को विधानसभा में खासी और गारो भाषाओं में बोलने और बहस करने की अनुमति दी जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। पार्टी शहर, गांव और घर तक पहुंचने की कोशिश करेगी। सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद संगठन का पुनर्निर्माण किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की पत्नी और बेटे को धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। मौसम विभाग ने देश के मध्यवर्ती और पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में अगले 5 दिन तक तेज बारिश की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र, गोवा, तटवर्ती कर्नाटक और केरल में अधिक वर्षा का अनुमान है। मुंबई, पुणे और कई अन्य जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधु, दुर्ग, पुणे, बीड, लातूर, जालना, परभणी और कई दूसरे क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया गया। रत्नागिरी के चिपलून और रायगढ़ के महाड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इसके बाद एनडीआरएफ की टीमें वहां पर तैनात की गई हैं। और इसी बीच मुंबई में भारी बारिश के बाद जलभराव की वजह से यातायात पर असर पड़ा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में बाढ़ पर संभावित और संवेदनशील स्थानों से 3,500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। यहां प्रभावितों की संख्या घटकर 13.5 लाख हो गई है। हालांकि बाढ़ के कारण जान गंवाने वालों की संख्या 180 हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को फोन कर राज्य में बाढ़ के मौजूदा हालात के साथ चल रहे राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे बाढ़ से निपटने में सरकार का मनोबल बढ़ा है। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शिक्षा सचिव नादिम जाहावी को नए वित्त मंत्री के रूप में नामित किया है। इससे पहले भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने जाहावी की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इराक में जन्मे जाहावी एक आकर्षक व्यावसायिक करियर बनाने से पहले अपने कुर्द परिवार के साथ एक बच्चे के रूप में ब्रिटेन आए थे जो अंग्रेजी नहीं बोलते थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज आज सिडनी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और उसके आसपास रहने वाले 32,000 से अधिक लोगों पर घर छोड़ने का संकट है। उन्हें मूसलाधार बारिश के चलते भीषण बाढ़ के डर से घर छोड़ने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। नाटो के 30 सहयोगी देशों ने स्वीडन और फिनलैंड को सदस्य बनाने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। अब इन देशों की सदस्यता का संबंध अनुरोध विधायी मंजूरी के लिए गठबंधन की राजधानियों को भेजा गया है। दरअसल इस साल फरवरी में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण और उसके बाद से सैन्य संघर्ष के मद्देनजर स्वीडन और फिनलैंड के इस कदम ने रूस को रणनीतिक तौर पर अलग थलग किए जाने के प्रयासों को और बढ़ाने का काम किया है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना युद्धाभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक इस बार हवाई द्वीप में हो रहा है, जिसमें भारतीय नौसेना के लड़ाकू पोत आईएनएस सतपुड़ा और P-8I विमान हिस्सा ले रहे हैं। आईएनएस सतपुड़ा 27 जून को हवाई द्वीप पहुंचा, जबकि P-8I को युद्धाभ्यास स्थल पर 2 जुलाई को दस्तक दी। अमेरिका की मेजबानी में 28 देशों की नौसेना इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेंगी। एक बख्तरबंद गाड़ी ने माली में एक खदान को टक्कर मार दी, जिसमें मिस्र के 2 शांति सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के गवर्नर ने 3,50,000 निवासियों को निकालने का आग्रह किया है। वहीं अमेरिका ने स्विस बैठक के दौरान यूक्रेन की तत्काल जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने की मांग की। श्रीलंका के प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने कहा है कि उनकी सरकार अगस्त तक IMF को ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम पेश करेगी। श्रीलंका सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगले साल के अंत तक देश आर्थिक संकट से पूरी तरह से बदहाल रहेगा।
कनाडा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन की करीब 13.6 मिलियन खुराक बाहर फेंकने जा रहा है। कनाडा सरकार ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि इसे देश या विदेश में लेने वाला कोई नहीं मिला। कनाडा ने 2020 में एस्ट्राजेनेका के साथ अपने टीके का 20 मिलियन खुराक प्राप्त करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और 2.3 मिलियन कनाडाई लोगों ने इसकी कम से कम एक खुराक ली थी। तेल की खपत करने वाले देशों में मंदी की बढ़ती चिंताओं के कारण दो मुख्य कच्चे तेल अनुबंधों में 5% से अधिक की गिरावट आई है। गिरावट आने से आने वाले समय में दुनिया में तेल की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज की गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर आपको बता दें 4:30 बजे समाचार पत्रों के अग्रदूत समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और इसके अलावा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से 2 दिवसीय ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो की शुरुआत हो रही है। साथ ही आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। इस अवसर पर आज सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। और जैसा कि अमृता आपने जिक्र किया अभी कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसा नाम जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में, खासतौर से कश्मीर के संघर्ष में अभूतपूर्व योगदान दिया है। राष्ट्र के नायक में आज बात करेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। कश्मीर के भारत में संपूर्ण विलय के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानी, कुशल संगठक, प्रखर वक्ता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज जन्मदिन, आज ही के दिन हुआ था अमृता 1901। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दें कि कश्मीर जाने के लिए परमिट लगने का विरोध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया गया और उन्हें नजरबंद किया गया। इस दौरान रहस्यमय तरीके से उनका निधन हो गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन पर आइए याद करते हैं उनके बलिदान को। 6 जुलाई वर्ष 1901 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कोलकाता में हुआ। ये एक प्रखर राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। वर्ष 1939 में ये हिंदू महासभा से जुड़ गए और इसी साल इन्हें महासभा का कार्यवाहक अध्यक्ष भी बनाया गया। लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ही इन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन किया। जम्मू कश्मीर को लेकर इनका नारा था, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। डॉक्टर मुखर्जी भारत में कश्मीर के संपूर्ण विलय के लिए संघर्ष करने वाले नेता थे। उस समय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधान के अनुसार कोई भी भारत सरकार से बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था। डॉक्टर मुखर्जी ने इस प्रावधान का विरोध करने के लिए बिना परमिट लिए जम्मू व कश्मीर जाने की योजना बनाई। नतीजतन पंजाब और जम्मू व कश्मीर की सीमा बनाते हुए बीच से बहती रावी नदी के पुल से इन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। 23 जून वर्ष 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर कारावास में रहस्यमय तरीके से निधन हुआ। तो अमृता, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करने का दिन है आज। और वाकई में हम कश्मीर के संघर्ष की गाथा देखें तो बहुत अच्छी 4 लाइन मैंने पढ़ी थी कि केशर क्यारी की कलियों में नागफनी धरने वालों, नंदन वन की पुण्य धरा में रक्त बीज बोने वालों, एक देश में 2 निशान की ओ धारा गढ़ने वालों, 2 निशान और 2 प्रधान की रचना को रचने वालों, समय आ गया चेतो वरना एक और बंटवारा है, और जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। कश्मीर के संघर्ष की इस दास्तां में अमृता हमने देखा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन के बाद बहुत सारे लोग इससे जुड़े और एक क्रांति के रूप में वो संघर्ष चलता रहा, जो कि अब जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटा लिया गया है तो अब पूर्ण रूप से कश्मीर बिल्कुल। और आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा भी कहीं ना कहीं जो वो चाहते थे वो अब वो देख रहे हैं कि देश में हो रहा है, जो एकीकरण वो चाहते थे वो आज हुआ है। और अब पराक्रम हम बात करेंगे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की। उनकी आज पुण्यतिथि है और इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट करके कहा है कि प्रख्यात
स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। वंचितों की हितैषी, कुशल प्रशासक और जननेता के रूप में वे सदैव हमारे प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। और अमृता, इसी के साथ आप रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री द्वारा वीर अल्लूरी सीताराम राजू को दी गई श्रद्धांजलि कार्यक्रम की विहंगम तस्वीरें। जी हाँ, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ट्विटर पर सभी के साथ साझा किया है। तो आप इन तस्वीरों का लुत्फ उठाइए। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपको बताएंगे आज के दिन से जुड़ा हुआ इतिहास। बने रहिए हमारे साथ। हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और अमृता, अब इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं, टटोलते हैं और पलट के देखते हैं कि आज की तारीख इतिहास के पन्नों में किन खास घटनाओं के साथ दर्ज है। 6 जुलाई वर्ष 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले पहले अश्वेत और साथ ही पहले भारतीय बने। वे ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले एशिया के पहले शख्स थे। महात्मा गांधी से पहले वो भारत के सबसे प्रमुख नेता थे। दुनिया भर में नौरोजी जातिवाद और साम्राज्यवाद के विरोधी की तरह जाने जाते थे। उनका जन्म 4 सितंबर 1825 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला, जिसके कारण उन्हें रूढ़िवादी पुरुषों के विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में धीरे धीरे भारत में महिला शिक्षा को लेकर नौरोजी ने लोगों की राय को बदलने में मदद की। नौरोजी की ब्रिटिश संसद में पहुंचने की महत्वाकांक्षा के पीछे भारत की गरीबी थी। दादा भाई नौरोजी 1892 से 1895 तक यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे। तो ये थे इतिहास के पन्ने। और पराक्रम, एक सवाल है मेरा आपसे, आपने ट्रेन में सफर किया है? बिल्कुल अमृता, कई बार किया है। तो जब आपने ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट बुक कराया होगा तो आपको पीएनआर नंबर मिला होगा। उस पीएनआर नंबर का मतलब जानते हैं आप? अमृता, जितनी मेरी समझ है, जब पीएनआर नंबर जनरेट होता है तो उससे एक कंफर्मेशन होता है कि आपकी सीट नंबर कौन सी है, आपका कोच कौन सा है। जी, लेकिन जो पीएनआर नंबर के बारे में आप पूछ रही हैं, क्या उन नंबर का अलग अलग नंबर का भी कोई कुछ मतलब बिल्कुल, होता है? बिल्कुल 10 डिजिट का ये पीएनआर नंबर, जिसके हर नंबर का होता है बेहद ही खास उसका अर्थ, उसका मतलब। तो न्यूज़ यू कैन यूज़ में आज अपने दर्शकों को हम यही बताने जा रहे हैं कि वो 10 डिजिट जो होते हैं उनका अलग अलग क्या मतलब है, क्या अर्थ है, और वो दरअसल आपको क्या बताते हैं, क्या जानकारी देते हैं। तो देखिए, न्यूज़ यू कैन यूज़। पीएनआर यानी कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ये 10 डिजिट का एक नंबर होता है। इस नंबर में आपके रेलवे टिकट की पूरी जानकारी होती है। पीएनआर नंबर से टिकट कंफर्म होने के स्टेटस का पता लगाया जा सकता है। 10 अंक का ये पैसेंजर नेम रिकॉर्ड एक यूनिक नंबर होता है, जिसमें यात्री और यात्रा की पूरी जानकारी होती है।
पीएनआर नंबर की शुरू की 3 डिजिट इस बारे में जानकारी देती है कि किस पीआरएस यानी कि पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम से टिकट को बुक किया गया है। इन 3 डिजिट से इस बात की जानकारी होती है कि पैसेंजर का रिजर्वेशन कौन से जोन से किया गया है। नंबर 1 एससीआर जोन यानी कि सिकंदराबाद पीआरएस। नंबर 2 और 3 एनआर, एनसीआर, एनडब्ल्यूआर और एनईआर जोन यानी कि नई दिल्ली पीआरएस को बताता है। वहीं नंबर 4, 5 एसआर, एसडब्ल्यूआर और एससीआर जोन यानी कि चेन्नई पीआरएस की जानकारी देता है। नंबर 6 और 7 एनएफआर, ईसीआर, ईआर, इकोआर, एसईआर और एसईसीआर जोन यानी कि कोलकाता पीआरएस की जानकारी देता है। पीएनआर की अगली 7 डिजिट में ट्रेन नंबर, डेट ऑफ जर्नी, डिस्टेंस के साथ ही जर्नी करने वाले एडल्ट्स या चिल्ड्रन की जानकारी होती है। इसके अलावा आप किस क्लास में सफर करेंगे, आपका पहला और आखिरी स्टेशन कौन सा होगा, किस स्टेशन से आपने रिजर्वेशन कराया है, ये सभी जानकारी पीएनआर के लास्ट 7 डिजिट में होती हैं। कोई भी पैसेंजर रेलवे की वेबसाइट indianrail.gov.in के जरिए या IRCTC ऐप या वेबसाइट पर जाकर अपना पीएनआर स्टेटस चेक कर सकता है। सभी मेजर स्टेशन पर पीएनआर चेकिंग काउंटर भी अवेलेबल होते हैं। प्राइवेसी व सिक्योरिटी के चलते पीएनआर की डिटेल जनरल नहीं की जाती। IRCTC पीएनआर स्टेटस को अपडेट करता है। अमृता, भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है और हमारे देश में जो कि सबसे ज्यादा रोजगार भी देता है और ट्रेनें कभी नहीं थमती, कभी नहीं रुकती। बस ये कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो ये एक अपवाद हो सकता है, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें कई बार टिकट कंफर्म नहीं मिलता है। तो अब यही कोशिश मुझे लगता है सरकार को करनी चाहिए कि लोगों की जो सफर है, जो यात्रा है, वो आरामदायक हो और उन्हें कम से कम कंफर्म टिकट मिल सके। बिल्कुल, और इसके लिए कई बार स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं और कंफर्म टिकट के लिए भी पराक्रम बहुत सारी जो है पॉलिसीज को लागू किया जा रहा है। हम आने वाले समय में अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन आज पीएनआर के बारे में एक अच्छी जानकारी दर्शकों को मिली है और अब पराक्रम हम अपने दर्शकों को बताएंगे संसद टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। शाम 6 बजे संसद टीवी पर आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम भारत एक सोच, और शाम 7 बजे समसामयिक मुद्दे पर बड़ी बहस, मुद्दा आपका। और इसी के साथ रात 8 बजे देखिए आज की खबर और रात 8:30 बजे पर्सपेक्टिव। रात 9 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं हमारा इंग्लिश न्यूज बुलेटिन द न्यूज। तो हेलो इंडिया को आप संसद टीवी के अलावा देख सकते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर। आप अपना ये पसंदीदा कार्यक्रम टीवी के अलावा यूट्यूब, फेसबुक पर भी देख सकते हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ही संसद टीवी कू ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। आप संसद टीवी की आईडी को फॉलो कर सकते हैं और उस पर अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें लगातार इंतजार रहेगा। बिल्कुल, और इस इंतजार के साथ ही वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते हम आपको बोलिविया के रॉयल बोटैनिकल गार्डन की तस्वीरों से रूबरू करवाएंगे। लंदन के रॉयल बोटैनिकल गार्डन के शोधकर्ताओं ने विशाल जल लिली की एक नई प्रजाति की खोज की है और इसे नाम दिया है विक्टोरिया बोलिवियाना। उन्होंने इसे दुनिया की सबसे बड़ी वाटर लिली बताया है। जी हाँ, चलते चलते आप देखिए वाटर लिली की सुंदर तस्वीरें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।